सबसे पहले मैं प्रमोद जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने आप सबसे मेरा परिचय कराया। और मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरा जो परिचय है इस मंच के लिए वह केयर ऑफ राजेश चेतन जी हैं। वो मेरे अग्रज हैं। और दुनिया में विशेषता है वह महत्वपूर्ण नहीं है। आपके पास क्या टैलेंट है और आप क्या कर सकते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, यदि आपके लिए अवसर ना हो। और भिवानी परिवार मैत्री संघ, चेतना और ये अग्रवाल मित्र परिषद के विभिन्न मंचों के माध्यम से राजेश जी है। मेरे अंदर कुछ भी ईश्वर ने जो गुण दिया है उन्हें उपयोगी बना रहे हैं समाज के लिए। इस दृष्टि से उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आज का विषय है रामायण में व्यापार प्रबंधन, मुझे नहीं पता कि किस किस समय पर और किस विचार से यह विषय निर्धारित किया गया था। लेकिन आज के समय में जैसे जैसे विश्वव्यापी दबाव भारत के ऊपर है व्यापार के लिए, टैरिफ की चर्चाएं चल रही हैं, संपूर्ण तंत्र है, चाहे वह व्यापारी वर्ग हो, शासन तंत्र हो, और कहीं ना कहीं समाज भी है, यह कोशिश कर रहा है, यह सोचने का प्रयास कर रहा है कि इस दबाव में अवसर कैसे निकले। उस समय में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्यापार प्रबंधन के सूत्र हैं हम कुछ रामचरितमानस से खोजें। यह सत्य है कि प्रेम, करुणा एवं भक्ति के माध्यम से धार्मिक, नैतिक एवं सदाचार की शिक्षा देने के लिए रामायण और रामचरितमानस है वह विश्वव्यापी है। लेकिन यह भी सब जानते हैं कि प्रेम, करुणा और भक्ति जो आधार है, उसी से नेतृत्व, संगठन और प्रबंधन के कई सिद्धांत छिपे हुए हैं। तो हम इन्हीं सब मानवीय गुणों के आधार पर व्यापार प्रबंधन के कुछ सूत्र हम खोजेंगे। यदि रामायण ग्रंथ की मैं व्यापकता कहूं, सिर्फ प्रबंधन की बात ना कहूं, तो धार्मिक रूप से निश्चित ही यह संसार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जहां सत्य, न्याय, मर्यादा की बातें होती हैं। आध्यात्मिक रूप से कर्म ज्ञान और भक्ति का जो श्रेष्ठ ज्ञान आपको चाहिए, तो गीता तो है ही है। लेकिन गीता से और आगे बढ़ करके यदि हम अपने छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से, छोटे छोटे पात्रों के माध्यम से यदि गीता का व्यापक स्वरूप हम देखना चाहते हैं, तो वह रामायण है। सामाजिक रूप से कोई भी ग्रंथ है वह आपको दया, क्षमा और करुणा का उतना सटीक पाठ नहीं बता सकता जो रामायण बताता है। और वैसे ही मनोवैज्ञानिक, साहित्यिक, पारिवारिक, राजनीतिक जिन समस्याओं की आप बात करें या जिन विषयों की बात करें, उनका गूढ़ ज्ञान है वह बहुत सरल रूप से इस ग्रंथ में उपलब्ध है। और वैसे ही प्रबंधन एक विषय है। इस ग्रंथ से कोई भी चीज, चाहे वह साहित्यिक, रणनीतिक या पारिवारिक या प्रबंधन, सीखने की आवश्यकता क्यों है और महत्व क्या है, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि रामायण और रामचरितमानस के लिए जो कहा गया वह यह है कि चारों वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सार अंश सम्मत सब ही की। ये जो रामायण है, जो चार वेद हैं हमारे, 18 पुराण हैं हमारे, 6 शास्त्र हैं हमारे, और जितने भी ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, इनका सारांश है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो आप समझिए कि दुनिया में जितनी भी श्रेष्ठता है ग्रंथों में, साहित्य में, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है रामायण। तो मुझको नहीं लगता फिर संसार में ऐसा कोई विषय छूट जाता है जो इसमें समाहित ना हो। आज के विषय की ओर हम बढ़ते हैं, जहां हम रामायण से व्यापार प्रबंधन की बात कर रहे हैं, व्यवसाय प्रबंधन की बात कर रहे हैं। तो प्रबंधन एक बहुत व्यापक विषय है। यदि मैं कहूं कि जीवन में व्यक्ति है क्या कार्य करता है, आप सोच करके देखिए आप क्या काम करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, और बचपन से लेकर के जवानी तक, जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक आप क्या कर रहे हैं। यदि आपके संपूर्ण गतिविधियों को, और आपकी नहीं, मानव सृष्टि के संपूर्ण गतिविधियों को यदि हम दो शब्दों में कहें, दो वाक्यों में कहें, तो हम सिर्फ दो ही काम कर रहे हैं। पहला काम यह कर रहे हैं कि हम आवश्यक चीजों का प्रबंधन कर रहे हैं, कि मैं जिसके लिए, जो चीज मुझको लगता है यह आवश्यक है, आज के लिए, कल के लिए, मेरे लिए, मेरी पीढ़ी के लिए, मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए, मेरी पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए, मेरी सामाजिक जिम्मेदारी के लिए, मेरी राष्ट्रीय जिम्मेदारी के लिए, आवश्यकताएं सबकी अलग अलग हैं।
कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि आप जो कार्य कर रहे हैं या जो आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं वह आपकी आवश्यकता नहीं है। यदि मेरी दृष्टि संकुचित है तो मैं दूसरों की आवश्यकताओं को समझता नहीं हूं। हो सकता है कि मैं आज संपूर्ण दृष्टि से सेटिस्फाइड हूं, मुझको जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी है, लेकिन मेरा कमिटमेंट है अब देश के प्रति है, समाज के प्रति है, तो मैं अपने लिए नई आवश्यकता, नया रिक्वायरमेंट है क्रिएट करता हूं। तो एक ही काम है, पहला काम है आवश्यक जो चीज है उसके लिए मैं प्रबंध करता हूं, और दूसरा महत्वपूर्ण काम है कि प्रबंध की गई हुई जो वस्तुएं हैं उसका मैं बेहतर प्रबंधन करता हूं या बेहतर प्रबंधन का प्रयास करता हूं। संसार में मेरा अपना मानना है कि बहुत कम लोग हैं ये दोनों दोनों कामों में निपुण हैं। आपको हंसी आ रही होगी ना कि हम दो ही काम कर रहे हैं और दोनों में से दोनों ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लोग हैं जो आवश्यक चीजों के प्रबंध में माहिर होते हैं और बहुत लोग हैं प्रबंधन में माहिर होते हैं। लेकिन विशेषता यही है कि धीरे 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 हम इन दोनों काम में निपुण हो जाए, दोनों काम में पारंगत हो जाए, और वही है श्रेष्ठ व्यक्ति होता है और वही श्रेष्ठ व्यवसायी होता है। यदि मैं रामायण में प्रबंधन की बात कहूं तो दुनिया का कोई भी प्रबंधन आप देख लीजिए, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, ऑपरेशन मैनेजमेंट हो, क्राइसिस मैनेजमेंट हो, क्वालिटी मैनेजमेंट हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिसोर्स, रिस्क, लाइफ, नॉलेज, बिजनेस मैनेजमेंट, सारे मैनेजमेंट है यहां पर आपको विस्तार रूप से सीखने को मिलेगा। वस्तुतः रामायण है, यह ग्रंथ है, केस स्टडी है। मुझको बहुत लोग कहते हैं कि रामायण है, आप हर बातों को रामायण से जोड़ देते हैं, यह क्या ठीक है? तो मैं कहता हूं मुझको इससे अच्छा केस स्टडी मिलता ही नहीं है, मैं क्या करूं? मुझको इससे केस स्टडी मिलता ही नहीं है। यदि आप ह्यूमन रिसोर्स की बात करो तो एक गिलहरी से लेकर के महादेव, देव नहीं, महादेव भगवान शंकर तक की मैनेजमेंट की बातें हैं इसमें। यदि यदि एक 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 अवसर की बात करो तो एक महाराज के सामने चक्रवर्ती सम्राट का सिंहासन बैठा पड़ रखा हुआ है, लेकिन लेकिन दूसरे दिन उसको बनवासी बनना पड़ जाता है, और वह बनवासी बनने के साथ साथ खोता कुछ नहीं है। आश्चर्य ये है, आश्चर्य ये है कि आपके जीवन से ऐसे अवसर आ जाए तो आपको लग रहा है मेरे हाथ से सब कुछ जा रहा है, लेकिन लेकिन राम है, उसी घटना के बाद सब कुछ पा जाते हैं। अवधपति से वह जगतपति बन जाते हैं। तो मुझको मुझको आज तक इससे अच्छा कोई केस स्टडी मिलता नहीं है। तो दूसरी बात और है कि इसमें जो ज्ञान है वह एथिक्स एंड वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट है। बाकी जगह आपको अवसर को एब्स्ट्रिक्ट करने के लिए बहुत सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे। ट्रीट फॉर ट्रेड, व्यापार और प्रेम में सब कुछ जायज है। किसने कह दिया ये? किसने कह दिया ये? बिना मर्यादा के, बिना नैतिकता के कुछ भी जायज नहीं है। दुनिया में वही चीज को जस्टिफाई किया जाता है जो मर्यादा की सीमा में है। हाँ, मर्यादा का विस्तार आप कर सकते हैं विभिन्न परिदृश्य में, विभिन्न परिप्रेक्ष्य में, लेकिन मर्यादा को डिफाइन करना पड़ेगा। और यदि आप मर्यादा की सीमा में रह करके, अनुशासन की सीमा में रह करके यदि कोई मैनेजमेंट की बात करते हैं, कोई वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, रामायण से बढ़कर कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है, या सनातन में जो ग्रंथ है उससे बढ़कर दुनिया दूसरा ग्रंथ नहीं है। और इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें छोटे छोटे पात्र हैं, छोटे छोटे प्रसंग हैं, इतनी कहानियां हैं, इतनी अंतर्दृष्टियां हैं, उनके माध्यम से बात सरल हो जाता है। कभी आप अनुभव करते हैं तो मुझको मैं बाली जैसे लगता हूं, कभी मैं सुग्रीव जैसे लगता हूं, कभी मैं राम जैसे हो जाता हूं, मेरी परिस्थिति कभी भरत जैसे असहाय हो जाती है, कभी मैं रावण जैसे अहंकारी हो जाता हूं। बस करना यही है कि उस समय में वह पात्र ने क्या किया यह देख लीजिए, और आपको क्या चाहिए। तो और विशेषता इस ग्रंथ की है, चाहे आप बिजनेस मैनेजमेंट की बात कर लो या लाइफ मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, यहां पर दोनों प्रकार के मैनेजमेंट के उदाहरण भरे पड़े हैं। यदि आप अच्छा मैनेजमेंट करते हो तो आपको लाभ क्या होगा, और यदि कुछ गड़बड़ करते हो तो हानि क्या हो सकती है। और लाभ है नर से नारायण बनने की लाभ है, और हानि है रावण आवत सुन ही सकोहा और देवन तक ही मेरु गिरी खोहा। देवता भी कांप करके छुप जाते थे सिर्फ यह सुनकर के रावण आ रहा है। ऐसे पराक्रमी, ऐसे भी सुजेता राजा है, उसके कुटुंब का कोई नहीं बचता। अब ये आप पर निर्भर है कि ये दोनों तरह के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यहां हैं, आप किसका अनुकरण करते हैं। आइए व्यापार मैनेजमेंट की ओर जाते हैं। व्यापार मैनेजमेंट की ओर कहें तो व्यापार में 5 गतिविधियां हैं। आप लोग और मुझको अच्छे से बताएंगे।
क्योंकि क्योंकि मैं ना तो मेरा व्यापारिक पृष्ठभूमि रहा है और ना ही शिक्षा में मैंने व्यापार को पढ़ा है। ऑपरेशन मैनेजमेंट में मैं जब एमबीए कर रहा था तो एक रिसर्च पेपर एक पेपर मेरा निश्चित था, एक विषय मेरा था मार्केटिंग मैनेजमेंट का। लेकिन मैं यदि मेरा जो अनुभव है प्रोफेशनल लाइफ में, तो मैं देखता हूं मैं 5 काम आप करते हो किसी व्यापार के लिए। पहला, जो आप लक्ष्य बनाते हैं। दूसरा, लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप स्ट्रेटजीज या योजनाएं बनाते हैं। योजनाओं के लिए आप एक्टिविटीज बनाते हैं कि मेरे पास भाई योजना बन गई, स्ट्रेटजी वन है, इसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज होंगी। उन एक्टिविटीज का संचालन करते हैं आप, और उसमें आपका डायरेक्शन, कंट्रोल, सुपरविजन, ये सब चीजें आ जाती है। और अंत में आप बिजनेस एनालिसिस करते हैं, और यह प्रक्रिया चलते रहता है। व्यापार प्रबंधन में भले ही आप व्यापार प्रबंधन कहें, लेकिन दुनिया भर के प्रबंधन के जो सूत्र हैं आपको सीखना पड़ेगा इसके लिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स में, सब इसमें आना है। तो यह विषय तो बहुत व्यापक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आज कि जितने मेरे पास समय है, उस समय में मैं आपको व्यापार प्रबंधन के कुछ गुण सिद्धांत और एक केस स्टडी जो रामायण पर आधारित है आपके सामने रख पाऊं। यदि आप लीडरशिप एंड रोल मॉडल की बात करते हैं, तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे लीडरशिप के गुण अपने अंदर ला सकते हैं, और सारे सूत्र इसमें निहित है। मैंने राजेश जी से अनुरोध भी किया है कि मेरा एक वर्कशॉप है, व्याख्यान है वह, हाँ हम राम बन सकते हैं। यह कन्विक्शन है, राम बना जा सकता है। और और मैं इस कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं कि आप अपने व्यापार में जो लीडरशिप क्वालिटी है, एक रोल मॉडल बनने की क्वालिटी है, रामायण से सीख सकते हैं, और बहुत सरल रूप से सीख सकते हैं। आपको आपको चिंतन करना है, अभ्यास करना है, और अपने अंदर एक आत्मविश्वास लेकर के आना है। टीम बिल्डिंग की बात करें तो सबरी से लेकर, सुग्रीव से लेकर, विभीषण से लेकर, वानर सेना को लेकर कितना डायमेंशन है, कितनी डाइवर्सिटी है लोगों में, और उनको लेकर के एक टीम बनाया जाता है। और मात्र टीम नहीं, उस टीम को सहारा बना करके उस टीम के माध्यम से उस समय के सबसे पराक्रमी राजा को हराया जा सकता है। ये जो एक देश है, दो देश है, जो अपने आप को विकसित समझ के आपके ऊपर टेरिफ का वार लगाने की कोशिश करते हैं, आप ये टीम बिल्डिंग और कोलैबोरेशन का आपका यदि टैलेंट आपके अंदर है, तो यह क्राइसिस है आपके लिए क्राइसिस नहीं, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, जैसे राम के लिए बनी हुई थी। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग की बात करूं तो राम सेतु बनाना है, वह स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का सबसे बढ़िया उदाहरण है। समुद्र पर पुल बना देना, और वो भी एक एक टाइम में, एक लिमिटेड टाइम में। लंका दहन का जो है डिसीजन है, वो बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। कभी बैठ करके सोचिएगा, हनुमान जी सिर्फ सीता जी को खोजने के लिए गए थे, और सीता जी का वो पता लगा चुके थे। करना क्या चाहिए था उनको? तुरंत भाग करके आना चाहिए था, यह बताने के लिए कि सीता जी मिल चुकी हैं, अब चलिए। लेकिन हनुमान जी वहां जाते हैं, और हनुमान जी जाकर के लंका जलाते हैं। ये कौन काम कर रहे हैं? दुनिया के श्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति काम कर रहे हैं। कभी आपने सोचा कितना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व था वहां पर? यदि रावण पकड़ लिए हैं हनुमान जी को, और हनुमान जी को हमेशा के लिए बंदी बना लेते, यदि लंका दहन के समय हनुमान जी को कुछ हो जाता, तो यह सूचना कौन लेकर के पहुंचता राम जी के पास? तो राम जी के सारे प्रोजेक्ट फेल हो जाते। कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन रहा होगा? उस डिसीजन के पीछे क्या 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 परिस्थितियां रही होंगी? कभी सोचने की कोशिश कीजिएगा, आपके बिजनेस में डिसीजन लेना है बहुत आसान हो जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट है, संपूर्ण सुंदरकांड है, वह क्राइसिस मैनेजमेंट का एक उदाहरण है। और वैसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप रामायण से सीख कर आप अपने व्यापार में, और व्यापार में नहीं, जीवन में, मैं तो कहता हूं पर्सनल रिलेशन में लगा सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वह एक केस स्टडी की बात करता हूं। राम तो बहुत महान है, उससे उस उससे 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 सीखना है तो उनके तो नाम से ही सीख सकते हैं। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमत सुघारी, भंजो राम आप भव चापू, और भव भय भंजन नाम प्रतापू। लेकिन मैं रामचरितमानस के सबसे जो छोटा प्रसंग है, वह आपके सामने केस स्टडी के रूप में लेके आ रहा हूं। और मुझको नहीं लगता कि रामचरितमानस में इससे छोटा कोई पात्र भी होगा। आपको जान करके आश्चर्य होगा, आपके बिजनेस के लिए, आपके व्यापार व्यवसाय के लिए केवट से बढ़कर बड़ा रोल मॉडल कोई नहीं है।
आप जानते हैं कि राम जी वनवास के दौरान गंगा पार करते हैं, और गंगा पार करने के लिए वह केवट के पास जाते हैं। केवट वहां पर एक बिजनेस कर रहा है। उसके बिजनेस का क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यह है कि लोगों को गंगा पार कराना, और गंगा पार कराने के जो परिप्रेक्ष्य में उसके उसके कारण उनको जो आर्थिक लाभ होता है, उस लाभ से अपने परिवार को पालन पोषण करना। ये सिंपल सिंपल दायरा था। यदि आप उनके जियोग्राफिकल जो एक्सटेंशन है केवट का आप देखोगे, इस दायरे में इस केस स्टडी को आप अपने व्यापार के माध्यम से कोरिलेट करते हुए सुनिएगा। ये जो केवट का प्रसंग है, कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट बिल्डिंग, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, सर्विस एक्सलेंस, इफेक्टिव निगोशिएशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमिनिटी एंड कंपेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट, ये आज के जो मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट में जो पढ़ाया जाता है, ये 7 सिद्धांत हैं। ये 7 सिद्धांतों पर ही आज के जो आधुनिक व्यापार प्रबंधन है, व्यवसाय प्रबंधन है, यह टिका हुआ है। आप किसी बिजनेस स्कूल्स में जाएंगे तो यहीं से श्री गणेश करते हैं वह पढ़ाने का। फिर ध्यान से सुनिएगा। कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट बिल्डिंग, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, सर्विस एक्सलेंस, आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसमें एक्सलेंसी हो, इफेक्टिव निगोशिएशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमिनिटी एंड कंपेशन। ये बहुत लोग भूल जाते हैं आजकल। आजकल भारतीय और जो सनातन से लोग बाग सीख करके हर मैनेजमेंट में ह्यूमिनिटी एंड कंपेशन को एक सिद्धांत के, एक थ्योरी के रूप में जोड़ रहे हैं। और म्यूचुअल बेनिफिट, ये सब के सब आपको इस छोटे से प्रसंग में केवट सिखा देता है। बिजनेस का एक बहुत बड़ा, आप बिजनेस ना कहो, प्रबंधन का एक बहुत बड़ा सूत्र है, वह है स्वॉट एनालिसिस। आप सब लोग जानते हैं कि आपके कोई भी काम में, कोई भी बिजनेस में स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, इसका विश्लेषण करना। सब लोग कहते हैं कि जब तक आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, उसका स्वॉट एनालिसिस कर लीजिए। उसकी विशेषता क्या है, उसमें वीकनेस दुर्बलता क्या है, उसमें अपॉर्चुनिटी अवसर क्या है, और कुछ भय तो नहीं है, थ्रेट तो नहीं है। केवट है, यह सृष्टि का पहला व्यक्ति है जिसने अपने बिजनेस पर यह थ्योरी अप्लाई करके रखा हुआ था। उसकी विशेषता थी कि वह नाव पार करा सकता है, और उस विशेषता पर वह जानता है कि इस जगह पर और कोई व्यक्ति नहीं है जो राम को उस पार लेकर के जा सके। दैट कैपेबिलिटीज इन दिस क्वालिटी, आई एम द ओनली पर्सन हु इज हैविंग इन दिस बिजनेस। वो दुर्बलता को जानता है बहुत अच्छे से कि मैं गरीब व्यक्ति हूं, मैं एक केवट हूं। यदि किसी कारण से नाव को, मेरे बिजनेस को कुछ नुकसान हो जाता है, तो मैं इससे लड़ाई नहीं कर पाऊंगा, मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं जा पाऊंगा। ये बहुत पावरफुल आदमी है, मैं बिजनेस करता रहूंगा। वह इस दुर्बलता को जानता है, और इस दुर्बलता के साथ वह अपने बिजनेस का कंडीशन डिसाइड करता है। वह अवसर भी जानता है। वह जानता है एक छोटे व्यक्ति नहीं है भाई। वो बोलता है गेट लॉस्ट नहीं बोलते, वो उसके सामने मनुहार करते रहते हैं, निगोशिएशन करते रहते हैं। क्यों? वो जानता है कि ये जो व्यक्ति है सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का बेटा है और मेरे राजा का मित्र है। तो मैं यदि इनको कुछ सहयोग करता हूं तो निश्चित ही यह मेरे बिजनेस के लिए और मेरे लिए अच्छा होगा। वह अवसर को भी जानता था, अपॉर्चुनिटी को भी जानता था, और थ्रेट भी बहुत अच्छे से जानता था कि केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ई हो, मेरे पास और कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है। यदि कुछ मेरे बिजनेस को गड़बड़ हो जाता है, आई विल बी ऑन रोड। तो केवट सबसे पहले ये चारों स्वेट एनालिसिस कर लेता है, उसके बाद राम के सामने पहुंचता है। और आप सबसे पहले जानते हैं कि तुलसीदास जी को बहुत सुंदर चौपाई है यह, मांगी नाव न केवट आना, और कहे तुम्हार मरम मैं जाना। केवट अपने बिजनेस का सबसे पहले एनालिसिस करता है और बिजनेस के लिए कंडीशन अप्लाई करता है, और कंडीशन अप्लाई करने के बाद फिर आप देखिए कि केवट के संपूर्ण वार्तालाप में, ये राम और केवट का एक छोटा सा प्रसंग है, यहां पर केवट है ये चारों सिद्धांत को अप्लाई करता है। केवट सबसे कहता है, राम जी कहते हैं कि केवट भैया आ जाओ, हमको गंगा पार करना है। केवट दूर से कहता है कि मैं नहीं आता। बोले क्यों? बोले मेरे बिजनेस की शर्त है, शायद आप उस शर्त को पूरा कर दें, मैं आ जाऊंगा। राम जी बोलते हैं शर्त क्या है बताइए? शर्त यह है
कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, आपके पैर की जो धूल है उसमें कुछ चमत्कार है, ऐसे मैंने सुना है। राम जी कहते हैं भाई ये क्या आप मतलब ऐसा ऐसा क्या तर्क बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं। आप तो बड़ा तार्किक और बड़ा ज्ञानी व्यक्ति लग रहे हैं, लेकिन बात से यह आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ होता है क्या? बोले मैं वो नहीं जानता, लेकिन मेरा बिलीफ कहता है, मेरा शॉर्ट एनालिसिस करता है कि यहां पर थ्रेट है, एंड आई हैव टू एलिमिनेट दिस, एंड यू हैव टू हेल्प मी इफ यू वांट टू हैव बिजनेस विथ मी। If you want to have the business relationship with me, you have to help me to eliminate threat concept or threat element what I have identified in my business. राम जी मुस्कुराते रहते हैं। राम जी देखते हैं कि मैं देखूं भाई ये कितना कितना अच्छे इसका बिजनेस मैनेजमेंट है, और वहां पर जो केवट का जो गुण निकलने करके आता है वह एक एक गुण देखिए। सबसे पहले केवट है कुशल व्यवसाय के तहत रामायण के पात्र के रूप में उभरता है, और वह राम जी के सामने प्रस्तुत होते हैं। वह व्यवसाय की सुरक्षा की सोच है उसके पास, उस सोच के लिए तर्क है, तर्क के लिए सिद्धांत है, और सिद्धांत के पालन के लिए अडिगता है। केवट एक आधुनिक व्यक्ति है। आज के जो बच्चे हैं, आप अपनी नई पीढ़ी को समझाइएगा, आप तो सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन नई पीढ़ी को समझाइएगा आधुनिक होने का अर्थ क्या है। यह है त्रेता युग की बात है, जहां पर कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई 24 आवर न्यूज चैनल नहीं। उन दिनों में केवट है, वह वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर घटी हुई घटना की जानकारी रखता था कि राम जी हैं, जनकपुर की यात्रा कर रहे थे। उस दौरान वह अहल्या से मिले, और अहल्या पत्थर थी, और राम जी के चरण के धूल पड़ने से वह पत्थर है नारी बन गई। कितना आधुनिक आदमी था। यह मत समझिए कि वह अपने जो नदी के पार में एक कुटी है, वो कुटी से लेकर के नदी के नाव तक आता है, और पार तक, नदी के पार तक ही उसका संपूर्ण जीवन खत्म हो जा रहा है। बहुत सारे बिजनेस घराना है, वह इसी तक ही उलझे रहते हैं। उन लोग, उनको पता ही नहीं रहता उनके बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या गतिविधियां विश्व में घट रही हैं, और यह बहुत बड़ा नुकसान कर डालते हैं। वो केवट है, हमेशा अलर्ट रहता है। आप सोचिए त्रेता युग में जहां न्यूज़पेपर नहीं है, जहां पर कोई कोई कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं है, लेकिन केवट है, उसको पता था कि उसके जो कस्टमर है उसकी स्पेशलिटी क्या है। केवट साहसी था। वह अपने राजा के सामने, अतिथि छोड़ दो, कस्टमर छोड़ दो, जब राम जी नाव मांगने के लिए केवट के पास आते हैं, तो श्रृंगेरपुर का एरिया है जहां पर यह केवट रहता है, या जो गंगा नदी है, वहां के राजा निषाद राजगुह जो श्री राम जी के मित्र भी हैं, उनके चेला हैं, उनके शिष्य हैं, उनके दास हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं, और वो केवट के राजा हैं। केवट साहसी है। वह अपने बिजनेस के सामने किसी से उनको भय नहीं है। वह अपने बिजनेस का सिद्धांत पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करता। कहता मैं आऊंगा नहीं। केवट तार्किक है। तार्किक के साथ साथ वह स्पष्टवादी है। वह अपने 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 बिजनेस के जो कॉन्सेप्ट है, बिजनेस के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसको बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके रखा हुआ है अपने प्रतिष्ठान में, और उसका अक्षरशः पालन करता है। वह इतना स्पष्ट है कि राम से कहते हैं भाई, आपसे मुझको कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। आप आए हैं, आपका स्वागत है, मैं आपके लिए ही यहां पर हूं, लेकिन पद कमल धोई चढ़ाई नाव, मैं आपके चरण को धोना चाहता हूं। और यदि आपको लगता है कि मैं कुछ ज्यादा आपसे डिमांड कर रहा हूं, तो चलो, मैं आपसे आज प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा। अरे प्रॉफिट छोड़ो, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करूंगा। ना नाथ उतराई चाहो, मुझको यह भी इच्छा नहीं है कि आप ये मत समझिए कि मैं निगोशिएशन है आपसे प्रॉफिट के लिए कर रहा हूं। मैं तो अपने अपने प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, बिजनेस की। मोहे राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। बोले राम जी, मुझे आपके पिताजी महाराज, अब मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे परिवार में ऐसा कोई सत्यवादी तो है नहीं जिसकी मैं शपथ लूं। तो मैं, चलो, महाराज दशरथ हैं, वो तो चक्रवर्ती सम्राट है, हमारे भी राजा हैं, मैं उनकी सत्य की शपथ लेकर के कहता हूं कि मेरा कोई और वेस्टेज इंटरेस्ट नहीं है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। एक ही एजेंडा है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव।
और इसके लिए ना नाथ उतराई चाहो, मैं आज आज अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको भी सेक्रीफाई करने के तैयार हूं, लेकिन बिजनेस में जो रिस्क एलिमेंट है उसको बेयर नहीं कर सकता मैं। आप सोचिए कि आज के मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें केवट का यह जो रिस्क मैनेजमेंट है बिजनेस से रिलेटेड, वह कितना प्रभावी रूप से सामने आता है। केवट स्पष्टवादी है। वह यह भी देखते हैं कि लक्ष्मण जी हैं इस पूरे घटनाक्रम से बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। वो राम जी से कह रहे हैं भाई आप इनसे इतना निगोशिएशन क्यों कर रहे हो। केवट आगे कहते हैं बरुतीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पाव पखारी हूं, तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपालु पार उतारी हूं। यदि आप ये मारने की धमकी दे रहे हो ना, कोई बात नहीं, तीर चला लीजिए। मैं इस व्यापार से ही जीवित हूं राम जी, और मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार इस व्यापार से जीवित है। मैं अपनी प्राण के प्राण है वह दे सकता हूं, मैं अपना बलिदान दे सकता हूं, लेकिन व्यापार के सिद्धांत, व्यापार के रिस्क एलिमेंट है, उस पर बढ़कर के व्यापार नहीं कर सकता। यही ते पाल, यही पति पाल हूं सब परिवारू, और नहीं जाना हूं कुछ और कबारू। मैं इसी से मेरा पूरा परिवार पलता है, मैं दूसरा काम भी नहीं जानता। केवट फिर स्पष्ट से कहता है कि जो प्रभु पार अवस गा चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। यदि आप जाना चाहते हो गंगा पार और मेरे माध्यम से ही जाना चाहते हो, तो बस मुझको अपने ये जो चरण है इसको धोने दीजिए। केवट स्वाभिमानी था। ये बहुत लोग हैं, यह बात है, यह सीखनी चाहिए। केवट से ही नहीं, आपके बिजनेस में आप स्वाभिमान रखिए। केवट के सामने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। केवट की समस्या क्या थी आप सोचो। केवट की यह समस्या थी, यह तर्क था कि भाई आपके पैर के धूल पड़ने से मेरे नाव को नुकसान हो जाएगा। केवट वहां शर्त रख सकता था, कंपनसेशन की बात कर सकता था कि और राम जी से छोड़ो, वो कह देते कि भाई अपने राजा से कहते कि महाराज ये तो आपकी अतिथि हैं, मैं इनको जानता भी नहीं, लेकिन मैं आपके कारण इनको नाव में पार करा दूंगा, लेकिन यदि कुछ बात होगी, कुछ गड़बड़ होगी मामला, तो आप सुधार लीजिएगा। केवट ना, मैं बिजनेस करने के लिए बैठा हूं, मुझको मुझको किसी से और निगोशिएशन नहीं करना है। यह रिलेशनशिप मेरे और मेरे कस्टमर के बीच का है। और वो इस दौरान में वह शिष्टाचार भी नहीं भूलता, वह शिष्टाचार भी नहीं भूलता। वह कस्टमर को, आप सोचिए कि आपके साथ ऐसा कोई घटना घटे तो आप तो घबरा जाएंगे। आप तो लगेंगे कि केवट है तो मेरे चरित्र पर दोष लगा रहा है, केवट तो मुझको वो ऐसा कोई जादू टोना करने वाला व्यक्ति समझ रहा है। केवट शिष्टाचार पूर्वक कहते हैं कि रावरे दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। बोले राम जी, आप ऐसे नहीं समझिएगा कि मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं। समस्या है ना, आपके पांव की जो धूल है उसकी है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो बताओ। रावरे दोष न पाए को, आपके पांव को भी दोष नहीं है। समस्या है पग धूरी की भूरी प्रभाव में, ये धूल है ना, ये आपके पांव से चिपक करके ये सब मामला गड़बड़ करने का काम इसका है। फिर पाहन ते बन वाहन, काठ तो कोमल है जल खा ही रहा है। बोले भैया आपके उस धूल से जो पत्थर है वह उसको प्रभावित कर देता है, तो ये तो नाव लकड़ी की है और ऊपर से दिन भर पानी में डूबा रहता है, इतना कोमल है। तो राम जी हैं, केवट की तरफ देखते हुए कहते हैं कि केवट, तुम ये समझते हो कि एक घटना घट चुकी है और उस घटना को लेकर के तुम इतना एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हो, तुम ये भी जानने के प्रयास नहीं कर रहे हो वो घटना सत्य है कि नहीं है। तो बोलते मैं यहां सत्य असत्य जानने के लिए नहीं बैठा हूं, मेरा शॉर्ट एनालिसिस करता है कि दिस इज द थ्रेट एलिमेंट एंड आई हैव टू बी कॉशियस एंड केयरफुल, जस्ट आई एम इंप्लीमेंटिंग दैट। पावन पाए पखारे के नाव चढ़ाए हूं आयस होत कहा है। अब आप बताओ आज्ञा है कि नहीं है। मुझको तो आपके पैर धोना है, उसके बाद आपको नाव में ही चढ़ाऊंगा। और तुलसी सुनी के मटके बर बैन हंसे प्रभु जान की हो रहा है। भगवान राम है, ठहाका लगा करके हंसना शुरू कर देते हैं कि बोलते हैं केवट, मैं इतना बढ़िया बिजनेस मैनेजमेंट आज तक किसी का नहीं देखा। केवट के अंदर एक सामाजिक जिम्मेदारी है। कई बार हम अपने बिजनेस के प्रिंसिपल और एथिक्स की बात तो करते हैं, लेकिन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं। और ये जो CSR फंड है, यह इस ओर इशारा करता है
कि जो बिजनेस घराना है अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए चैतन्य नहीं है। यदि आप चैतन्य होते तो सरकार को सीएसआर का फंड बनाने की आवश्यकता नहीं होती। आप चैतन्य नहीं है, इसीलिए सरकार ने आपको बाध्य किया कि आप सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए अपने लाभांश है उसमें उपयोग कीजिए। यह केवट है, पहले ही स्टेब्लिश कर चुके थे। सामाजिक जिम्मेदारियों का कंपेशन का है। वह राम से कहते हैं कि आप कस्टमर हो, ठीक है, मैं बिजनेस करने बैठा हूं, लेकिन मेरी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। आप अनकंफर्टेबल हो, निगोशिएशन तो निगोशिएशन है, आई कैन नॉट डिक्टेट। तो आप यदि यहां पर हैं तो मुझको आप आपकी भी जो परिस्थिति है, आपके भी सिद्धांत हैं, आपके भी जो नियम है, उसको मुझको रिस्पेक्ट करना है जैसे आप कर रहे हो। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक बढ़िया उपाय बताता हूं। राम जी बोलते उपाय क्या है? आपको गंगा पार करना है ना? बोले हाँ। तो आप मेरे पास क्यों आए हो? दूसरा साधन है, आप गंगा पार कर लीजिए। राम जी कहते कैसे पार करूंगा भाई बिना नाव के? केवट बहुत सुंदर उनको उपाय बताते हैं। यही घाट ते थोड़ी क दूर है, कटिलो जल था दिखाई हो जो। ये जो घाट है ना राम जी, यहां से थोड़ा दूर चले जाइए, जस्ट 300-400 मीटर दूर में, वहां पर पानी है ना, कम है। कटिलो जल, कमर इतना पानी है, और मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा। मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो मैं उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपके आगे आगे चलूंगा। कटिलो जल था दिखाई हजू। मेरी समस्या है राम जी, आप समझने का प्रयास कीजिए। आप चले चलिए मेरे साथ, मैं आगे आगे चलता हूं। चलो छोड़ो, आज बिजनेस नहीं, मुझको आज का दिन है, आई विल डेडिकेट ऑन सीएसआर। मैं आपके साथ चलूंगा। ये ही घाट ते थोड़ी क दूर है, कटिलो जल था दिखाई हजू। पर से पग धूरी तरह तरनी, घरनी घर का समझाई हजू। तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति जी आई हजू। और बर मारियो मोही बिना पग धोए, है नाथ ना पार उतारी हजू। चलिए, मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपको लेकर के चलता हूं और पार उतार देता हूं। मत कीजिए मुझसे निगोशिएशन। राम है मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। जब आप इतना उदार भाव से बिजनेस करना शुरू करते हैं तो आपके कस्टमर है वह आपके फ्रेंड बन हो जाते हैं। फिर वह आपकी शर्तों पर ही आपसे बिजनेस करते हैं। दुनिया में सब लोग बोलते हैं कि ग्राहक है वह मेरा देवता है। ग्राहक को देवता मानना, यह मैं नहीं जानता कितना सही या कितना गलत है। व्यापार को देवता मानिए, ग्राहक आपके मित्र बन जाएंगे। जब जो 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 आप देवता के साथ व्यवहार करते हो, जो सात्विक, जो नैतिक, जो 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 दीनता के साथ आप देवता के साथ व्यवहार करते हो, वही पवित्रता है आप अपने बिजनेस के साथ ले आइए। तो आपके सब कस्टमर हैं वह आपके फैन हो जाएंगे। और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का सूत्र है, यहीं से आता है। सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, और भी से करुणा ऐन, चितय जान की लखन तन। भगवान राम है, वहां पर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं केवट के जो शर्त तर्क है वह ठीक है, सही है, गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन उसके जो व्यापार के संदर्भ में वह बहुत सही है, वो अप्रोप्रिएट है। केवट की चिंता है लोक दृष्टि से कितना सही है मैं नहीं जानता, लेकिन अपने व्यापार की दृष्टि से केवट का जो 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 सोच है, जो चिंता है, वह पर्याप्त है, वह जस्टिफाइबल है। केवट का ज्ञान है। केवट राम से कहते ना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। बहुत बड़े जो संत महापुरुष हैं वो कहते हैं कि केवट का एक बड़बोलापन था, कि राम के लिए कहते हैं कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। और वेद पुराण कहते हैं कि राम को कोई नहीं जानते, नेति नेति कहते हैं सब लोग। भाई यदि आप बिजनेस के ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से केवट को देखो, तो केवट को क्या, केवट को राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप जानना था क्या? केवट को उनके भगवान है जानना था क्या? केवट को क्यों जानना था राम को? केवट अपने बिजनेस को जानता था और अपने बिजनेस से रिलेटेड कस्टमर का बिहेव जानता था। मेरा कस्टमर क्या करता है उससे मुझको क्या लेना देना? मेरे बिजनेस रिलेशनशिप में उनके स्वभाव का क्या इंपैक्ट है, ये बस मुझको देखना है। और इस संदर्भ में जो केवट कहता है वह अप्रोप्रिएट है। कहीं तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं आपका मरम जानता हूं। आपके साथ जो एसोसिएशन है आपके पैर का और धूल का, वो मेरे बिजनेस के साथ वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट करता है, और यह संपूर्ण निगोशिएशन है
ये आप, मैं इसीलिए आपसे कर रहा हूं। और ग्राहक संतुष्टि तक पहुंचते पहुंचते केवट है। आप देखिए, देखिए केवट को। और वो यहां तक ग्राहक संतुष्टि तक पहुंचते पहुंचते केवट है अपने कस्टमर को इतना सेटिस्फाई कर देता है। तो केवट अब तक शर्त क्या रख रहे थे राम के सामने? केवट है यही शर्त रख रहे थे कि भाई मैं आपका पैर धोना चाहता हूं। राम क्या कहते हैं? कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि नाम न जाई। यार केवट भैया, आपने तो मुझको बहुत प्रभावित किया। और मुस्कुरा करके कहते भैया एक काम करो, तुमको पैर धोना है पैर धो लो। यदि आपको और लगता है कि आपके बिजनेस में और कुछ थ्रेट है तो आप उसको भी एलिमिनेट कर लो। सोई करो यही नाव ना जाए, तुम्हारी नाव को कोई नुकसान ना पहुंचे, वो सारा काम कर लो। ये है बिजनेस सेटिस्फेक्शन। आप एक कस्टमर जो आपके पास आया, और कस्टमर छोटे मोटे कस्टमर नहीं है, ही इज नॉट अ रेगुलर कस्टमर, इज अ वेरी वेरी वीआईपी कस्टमर। और उसके सामने केवट है अपने बिजनेस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर के आता है, अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को, थ्रेट्स को, स्पेशलिटीज को, वीकनेस को लेकर के वहां पर खड़ा होता है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन तक की यात्रा करते हैं। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इस हद तक कि कस्टमर कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके प्रिंसिपल के साथ एग्री हूं, आपके जो व्यापार प्रबंधन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, उनके साथ एसोसिएट करता हूं अपने आप को। आप इंश्योर कर लीजिए आपके बिजनेस का नुकसान ना हो। सोई करो जही नाव ना जाए। ये है बिजनेस मैनेजमेंट। एक छोटा सा काम है केवट का, नदी से लोगों को एक लकड़ी के नाव में पार कराना। संपूर्ण विश्व को व्यापार प्रबंधन का एक ऐसा सूत्र देता है कि इसके अतिरिक्त आपको और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाहर आपके लिए प्रबंधन के और कोई कोई विकल्प नहीं बच जाता है। ये और बात कहो कि आप लोग तो व्यवसाय में बहुत बहुत रमे हुए हैं। निसंदेह आप बहुत सारे जो व्यापार प्रबंधन के जो सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में जानते होंगे। हो सकता है बहुत लोग ये कहें कि आदित्य जी अभी तक ये जो बातें बता रहे हैं ठीक है, केस स्टडी है, लेकिन बहुत सारे जो किताबों में, बहुत सारे मॉडर्न मैनेजमेंट्स के जो जो कोर्सेस हैं, सिलेबस है, उसमें अवेलेबल है। मैं भी कह सकता हूं कि वो रामायण से ही आया है। ये सब हम लोग तर्क वितर्क करते रहेंगे। लेकिन आगे जो 3 बातें बता रहा हूं जो बिजनेस मैनेजमेंट के, जो केवट सिखा सकता है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप मेरे व्याख्यान के बाद दुनिया की कोई किताब खोज लीजिएगा जो बिजनेस मैनेजमेंट या आपके किसी भी मैनेजमेंट की किताबों में यह एंगल आता होगा। वह एंगल है, पहला देखिए, केवट का है। केवट के बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट है यह, जीवन साथी के प्रति वफादार, पर से पग धूरी तरह तरनी घर नी घर का समझाई हो जो। केवट की चिंता नाव की कम थी। केवट की चिंता दूसरी ये थी कि भाई, जैसे अहल्या के साथ हुआ है, पत्थर नारी बन गई है, यदि ये नाव नारी बन जाए तो मैं अपनी पत्नी को जाकर के क्या कहूंगा। केवट पत्नी से घबराता नहीं था। केवट अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान था, उसकी सेवा से प्रभावित था। वह बेचारी जीवन भर, उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, वह मेरे पर समर्पित हुई है। मैं सुबह आ जाता हूं घाट में, वह शाम तक इंतजार करते बैठे रहती है। कोई बिजनेस मैनेजमेंट सिखाता है क्या आपको कि आप अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहो? एक भी कोई कोर्स बता दो दुनिया का जहां पर आपके बिजनेस मैनेजमेंट में यह एलिमेंट भी इन्वॉल्व हो। दूसरा, बच्चों की चिंता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज सब लोग हैं जो बिजनेस में हैं, वह अपने माता पिता को, जो बुजुर्ग माता पिता हैं, उनको कह देते हैं बच्चे आपकी जिम्मेदारी है। पत्नी को कह देते हैं आई डोंट हैव टाइम, यू हैव टू टेक केयर। केवट से सीखिए बच्चों की जिम्मेदारी। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ई हूं। और सब परिवार मेरो यहु लागे राजा जो, है दुन इन हौ दिन वित्तहीन कैसे दूसरो गढ़ई हूं। वो केवट है, अपने कस्टमर से कह रहा है मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं भाई, सकल सुत बारे बारे।
और मेरी कैपेबिलिटी नहीं है कि उनको मैं इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाने के लिए भेज दूं। केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, उनको वेद भी नहीं पढ़ा सकता मैं, उनको नए नए मॉडर्न एजुकेशन भी नहीं दे सकता मैं। राम जी, ये जो नाव बची हुई है ना, जब मेरा बुढ़ापा आएगा इसी को हैंड ओवर करूंगा बिजनेस के नाम पर उनको। सब परिवार मेरी यही लागे राजा जो। हे राजा, हे प्रभु, मेरा पूरा परिवार, मेरी पूरी पीढ़ियां इससे चलनी है, इस बिजनेस से। हाँ, दीन वित्तहीन कैसे दूसरो गढ़ई हो। और मेरे पास इतना कार्पस नहीं है कि चलो मैं दूसरी फैक्ट्री डाल दूं, दूसरा बिजनेस कर दूं। बच्चों की चिंता है केवट के मैनेजमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट में। जीवन साथी के प्रति जिम्मेदारी तो है ही है, जीवन साथी के साथ साथ केवट है अपने बिजनेस मैनेजमेंट में अपने बच्चों की चिंता को संभाल करके रखता है, और बच्चों की चिंता को वो अपने निगोशिएशन स्किल में उपयोग करता है। आप कभी सोचते हैं क्या कि मैं कुछ डिसीजन ले रहा हूं, मेरे आने वाली पीढ़ी को इससे क्या होगा? बहुत लोग तो ये भी कह देते हैं कि मैंने बनाया है, डोंट डिस्टर्ब मी, मैं डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हूं। आप कैपेबल हो, निश्चित है आप कैपेबल हो, लेकिन लेकिन आपको यह भी देखना है कि आपके निर्णय से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। और प्रभावित होने वाला सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, सिर्फ आपका टॉप लाइन और बॉटम लाइन नहीं है, सिर्फ आपका मार्केट शेयर नहीं है, सिर्फ आपके एसक्यू का एक्सपांशन और रिडक्शन नहीं है। आपके आपके साथ जुड़े हुए बहुत लोग हैं, आपके बच्चे हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज के बच्चे हैं, कितने परिवार आपसे जुड़े रहते हैं। केवट के साथ तो इतना व्यापक परिवार नहीं था, लेकिन केवट के साथ जो भी जुड़े हुए थे, केवट है उनके उनके वेल बीइंग को अपने बिजनेस प्रबंधन के, जो अपने बिजनेस प्रिंसिपल्स के एक एक इसेंशियल पार्ट मान करके रखता है। यदि इस केवट के संपूर्ण थ्रेट है उसमें दो ही है, और मैं कहूं तीन बात जोड़ सकता हूं। पहला यह है कि नाव को नुकसान न हो जाए, दूसरा मेरे जो जीवन साथी के प्रति मेरा संबंध है वह गड़बड़ ना हो जाए, वहां 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 पर कुछ क्लेश ना आ जाए, और तीसरा है मेरे बच्चों के भविष्य की चिंता है मुझको। आप बताइए कि दुनिया के ऐसे कौन से मैनेजमेंट के जो कोर्सेस हैं, किताब है, कॉन्सेप्ट है, जहां पर इतने मुखर होकर के, इतने इतना स्पष्ट रूप से इस तीनों एलिमेंट को आपके बिजनेस प्रिंसिपल्स पर ला करके स्टेब्लिश करता हो। गौतम की नारी जो, गौतम की घरनी से जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद हूं वाद का बढ़ई हूं। राम कहते हैं उनसे कि भैया ये बताओ कि तुम इतना अनुमान क्यों कर रहे हो, एक बार ट्राई करके देख लो, मैं भी बोल रहा हूं, मेरी बातों को मान लो। बोले नहीं, मैं एक बार जब अपना शॉर्ट एनालिसिस कर रहा हूं तो थ्रेट है, तो मैं थ्रेट के साथ बिजनेस नहीं कर सकता। और उसका कारण क्या है? मैं निषाद हूं, मैं आपसे वाद विवाद भी नहीं कर सकता, मैं आपके पास जो कंपनसेशन है उसकी भी बात नहीं कर सकता। इसीलिए इस बिजनेस के कॉन्सेप्ट में राम जी अकेले मैं होता ना तो मैं निर्णय ले लेता, और मैं ले भी लिया हूं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरे बच्चों की नहीं है, मेरी पत्नी की नहीं है, और मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे इन कमिटमेंट के बीच में नहीं आने दूंगा मैं। मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको लेकर के चले जाऊंगा, यही घाट ते थोड़ी दूर आहे, कटिलों जल था दिखाई हूं जो। कितना महत्वपूर्ण बिजनेस प्रिंसिपल है यह। और अंतिम है, केवट से भी हम सीख सकते हैं, जो आज ये परिवार जो संकुचित होते चले जा रहा है, हम अपने भाई के परिवार को अपने बिजनेस का बेनिफिशियरी नहीं कंसीडर करते। केवट को देखिए, जब राम उनसे कहते हैं कि सोई करो जही नाव न जाई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, एक काम कर लो केवट, जिससे तुम्हारी संतुष्टि हो वो काम कर लो। तो बोले प्रभु संतुष्टि क्या, एक ही हमने कहा एक ही कंडीशन है, मैं बार बार अपना कंडीशन चेंज नहीं करता। तो ये जो मेरा जो कंडीशंस है ना राम जी, ये थ्रू सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस डिराइव्ड है। ये कोई मनगढ़ंत कोई बातें नहीं है कि मैं आपके सामने कोई कस्टमर, बड़ा कस्टमर देख लिया हूं तो मैं सब बातें कर रहा हूं। ये प्रोफेशनली डिराइव्ड कंडीशन है, एक ही कंडीशन है, मैं आपका नाव धो मैं आपके पांव धोना चाहता हूं, और आप चूंकि परमिशन दे दिया हो तो मैं पांव धो लेता हूं। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे वहां पर होगा जब आपके कस्टमर से आपका निगोशिएशन पूरा हो गया, आप बिजनेस में कर लोगे, एग्जीक्यूट कर दोगे बिजनेस को।
केवट बोलते हैं राम जी रुक जाइए। कि राम जी बोलते भाई अब क्या हो गया, हमको देर हो रही है। बोले नहीं नहीं रुक जाइए। क्यों? मैंने तो आपसे कह दिया ना आप चरण धो लीजिए धो लीजिए। तो मैंने भी व्यवस्था कर रहा हूं ना। तो क्या व्यवस्था कर रहे हो? ये भाई पानी यहीं पर रखा है, कठौता यहीं पर रखा है, धो लीजिए, नाव चढ़ाइए। केवट बोलते प्रभु एक मिनट रुक जाइए। और केवट दौड़ करके अपने घर आता है, कुटीर आता है, और अपने पूरे परिवार को लेकर के जाता है, पूरे खानदान को लेकर के जाता है। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊं लई पार। केवट है पूरे खानदान और पुरखों को लेकर के आ जाता है कि भाई अवसर है, इस अवसर का लाभ तुम सब उठा लो। यदि किसी दिन आपके प्रतिष्ठान में अमिताभ बच्चन आ जाए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, यशस्वी व्यक्ति हैं और कोई यशस्वी व्यक्ति हो सकते हैं, आ जाए तो क्या करोगे? उनसे बिजनेस करोगे? सबसे पहले फोन करोगे बच्चों को आ जाओ सेल्फी ले लो। केवट यही करते हैं। बोले भैया ये बहुत अनुपम अतिथि हैं, ऐसे ग्राहक रोज रोज नहीं मिलते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इस लाभ को मुझको एक्सटेंड करना चाहिए अपने फैमिली तक, अपने फ्रेंड्स तक। केवट को जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, पद पखारी जलपान करी, आप सहित खुद तो करते हैं, सहित परिवार, पूरे परिवार को लेकर के आ जाता है केवट। और पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गए बोले पार। और ऐसे ही चूंकि वह ईश्वर है राम, उस संदर्भ में अपने जो पितरों को भी वह वैकुंठ, जो जो जो, जो जिनकी जिनका इस जिसका अस्तित्व इस संसार में नहीं है, ऐसी आत्माओं को भी केवट है स्मरण करता है वहां पर। और उस स्मरण करके उनको भी पुण्य लाभ देता है। उसके बाद फिर अपने जो बिजनेस को एग्जीक्यूट करता है। राम जी को बिठाते हैं। राम जी को बिठाने के बाद नदी पार कराते हैं। नदी पार कराने के बाद आप सब जानते हैं राम जी तो वनवासी थे। वनवासी के बाद उनके पास कुछ था नहीं। राम जी थोड़ा संकोच में पड़ जाते हैं, भाई केवट को तो उतरा ही देना है। वह सीता जी की ओर देखते हैं, सीता जी अपनी अंगूठी निकाल करके देने का प्रयास करती हैं। केवट हाथ जोड़ लेते हैं। राम जी बोलते हैं क्यों भाई, ये तो उतराई तुम्हारा अधिकार है। बोले अधिकार है, कभी कभी अधिकारों पर भी आदमी को उतना है स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपने कृपा करके मेरे बिजनेस के शर्तों का पालन किया राम जी, यही पारिश्रमिक है मेरी। आपने मुझ पर मेरी मर्यादा रख करके मेरे आने वाले कस्टमर्स को बता दिया है। आपने मेरी परीक्षा ले ली है कि मैं कितना बढ़िया अपने बिजनेस मैनेजमेंट को अप्लाई करता हूं। और आप मेरे लिए रोल मॉडल बन गए हो। मैं ये सबको बता सकता हूं कि यदि राम जी ने मेरे बिजनेस के शर्तों को पालन किया है, तो कृपा करके आप भी पालन कर लीजिए। तुम आप मेरे लिए ना एक रोल मॉडल बन गए हो। आप मेरे लिए एक बढ़िया आइडियल कस्टमर बन गए हो। इतना ही पर्याप्त है। राम जी बोलते हैं कि भैया ये तो सब ठीक है, लेकिन अपने व्यापार के साथ पारिश्रमिक तो ले लो। बोले नहीं पारिश्रमिक ठीक है मैं ले लूंगा, मैं ऐसा नहीं मैं आपको छोड़ने जा रहा हूं। तो राम जी से कहते हैं फिरति बार प्रभु जो मोहि देवा, सोई प्रसाद में सिर धरि लेवा। आपको वापस भी तो आना है ना, हाँ। तो तो उस समय कर लीजिएगा, उस समय दे दीजिएगा। केवट इंश्योर करता है कि कस्टमर बार बार, कस्टमर जब जब कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, तो उसका 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 प्रमाण क्या है? कस्टमर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो मुस्कुरा करके चल दिए, वो आपको जाकर के जो मतलब सोशल मीडिया में आपके लिए फीडबैक दे दिया, अच्छा रिव्यू लिख दिया, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन है क्या? ना। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का प्रमाण यह है कि वो कस्टमर फिर आपके पास दोबारा आता है क्या? केवट इंश्योर करते हैं। राम जी से कहते हैं आप यदि सेटिस्फाइड है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, तो फिर से आइएगा बिजनेस लेने के लिए। और केवट है यह इंश्योर तो करते हैं, और वह सफल भी होते हैं। जब राम जी वापस आते हैं तो उसी रास्ते से आते हैं केवट से। कितना लॉन्ग टर्म विजन रहा होगा उनके बिजनेस पर। तो इस तरह से केवट है इस छोटे से प्रसंग में एक श्रेष्ठ व्यवसायी और एक विशिष्ट व्यक्ति का गुण डेमोस्ट्रेट करता है। वह उनमें उसमें बिजनेस में एक्सेलेंस है। जो श्रेष्ठ व्यवसायी है वो तो है ही है वो, लेकिन एक विशिष्ट व्यक्ति भी है। वह बिजनेस में अपने एथिक्स को नहीं खोता। वह स्वाभिमान, प्रेम, विनय, सहयोग, समर्पण, संतोष, निर्लोभ, निर्भय, परोपकार, परमार्थ, ऐसे गुणों को डिमोस्ट्रेट करता है केवट छोटे से समय में। वो अपने स्वाभिमान की रक्षा की बात करता है,
पूरे निगोशिएशन में वह प्रेम और विनय को अपने हाथ से नहीं जाने देता। राम के सहयोग करने के लिए तैयार था। वो भी ठीक है, आप बिजनेस नहीं करना चाहते, आई विल हेल्प यू, आपको जो चाहिए मैं बताऊंगा। समर्पित थे वो। उनको संतोष था कि यदि कस्टमर से ज्यादा पैसा ले लूं, ये भी उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी। राम से कहते हैं कि भाई जब अगली बार दोगे आओगे आप दे दीजिएगा। निर्लोभ था, कोई लोभ नहीं था उनके मन में, और निर्भय था। बार बार लक्ष्मण जी हैं, वह उनको डराने का प्रयास करते थे, लेकिन वह अपने बिजनेस के प्रिंसिपल से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। और इस सब से बढ़कर केवट परोपकारी था, और केवट परमार्थ के गुण में राह में चल करके अनेक मानवीय गुण को प्रदर्शित करता है अपने बिजनेस के साथ। यदि मैं केवट के महत्वपूर्ण गुणों को यदि मैं समराइज करूं, तो सबसे पहले नियम है केवट से हमको सीखना चाहिए अपने व्यापार को समझना, व्यापार के लिए नियम बनाना, और उस नियम का दृढ़ता और विनय पूर्वक पालन करना। विनय नहीं जाने देना है, विनम्रता नहीं जाने देना है। अपने व्यवसाय से जुड़े जो घटना है, गतिविधियां हैं, विश्वव्यापी गतिविधियां हैं, उसके बारे में जानकारी रखना, और वह देखना कि हम मुझको कैसे प्रभावित कर सकता है। यह या आपको आपको एक स्पेसिफिक डिवीजन रखना चाहिए आपके बिजनेस में इस काम के लिए। यह आपके जो स्वॉट एनालिसिस है, ये इसमें मदद करेगा आपको। आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है और आपके पास थ्रेट क्या है। ऐसा नहीं आप एक बिजनेस कर रहे हो और दुनिया के किसी कोने में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपकी प्रतीक्षा में है, आप जान नहीं पा रहे हो, या दुनिया के किसी कोने में एक थ्रेट है जो धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहा है और आप मस्त हो कि अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है। केवट से आपको यह सीखना चाहिए। व्यवसाय के शर्तों में एक रूपता हो। यदि मैं कस्टमर बन के आपके पास जा रहा हूं, आपने बिजनेस मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल डिसाइड किए हैं, जो कंडीशंस हैं आपके, जो ड्राइवर्स हैं आपके, एलिमेंट्स हैं आपके बिजनेस प्रिंसिपल्स के, वो एक रूप हो, बार बार उसमें चेंज ना हो। आज मैं अभी आपके पास आ रहा हूं, आप बोल रहे हो मैं उधार नहीं देता, मैं अगली बार दूसरी बार गया आप उधार देने को तैयार बैठे हुए हो। केवट है अपने बिजनेस के शर्तों में चेंज नहीं करता। एक बार जब आप बिजनेस के शर्तों में चेंज नहीं करते तो आपके कस्टमर है आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही जैसे आप दुकानों में जाएंगे तो जिस दुकानों में एक रेट लिखा होता है, तो आप सोचिए कस्टमर के रूप में कितना कॉन्फिडेंस होता है वहां पर। और जहां पर मोल भाव हो तो भले ही आप बहुत कम सस्ते में सामान ले आए, लेकिन मन में एक भावना ही रहती है क्या पता 2 रुपए और कम कर दिया रहता। एक ऐसा लगता है कि आई एम चीटेड, यू फील चीटेड समटाइम। तो ये बिजनेस का है कि यदि केवट सिखाता है कि अपने बिजनेस के जो शर्त है उसमें एक रूपता रखिए, यूनिफॉर्मिटी रखिए। राजा हो या भगवान, व्यवसाय के नियम नहीं बदलिए। विनम्र हो जाइए, उनको बता दीजिए भैया इस दुकान के छोड़ करके वहां चले जाइए, मैं उनका नंबर दे देता हूं। उनके होम डिलीवरी की सुविधाएं हैं, वो घर में आके इंस्टॉल कर देते हैं, मैं नहीं कर पाता हूं। तो आपके सामने राजा आ जाए, इससे बड़ा व्यक्ति कौन आ सकता है। केवट के राजा वहां खड़े थे और स्वयं ईश्वर वहां खड़े थे, राम खड़े हुए थे, और यदि भगवान भी छोड़ दो तो वह चक्रवर्ती सम्राट के बेटे थे, छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। लेकिन केवट अपने बिजनेस के प्रिंसिपल पर जो एथिक्स है वो डिसाइड करके रखा है अपने लिए, उसमें कंप्रोमाइज नहीं करता। पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह। अल्टीमेट बिजनेस क्यों कर रहे हैं हम। मैं यदि एक छोटा संकुचित होकर के सोचूं तो अपने परिवार के लिए, और व्यापक हो सके सोचूं तो समाज के लिए। तो आपके अपने बिजनेस के प्रिंसिपल्स बनाते समय जो आपके बिजनेस के जो मैनेजमेंट में जो कोर है, जो बेस है, उसमें परिवार और समाज का कल्याण है, वह नॉन निगोशिएबल एलिमेंट होना चाहिए। केवट यह हमको शिक्षा देता है। और केवट बताता है कि आपको जो विशेषता, दुर्बलता, अवसर और भय, जो मॉडर्न मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, जो शॉर्ट एनालिसिस है, वह करते रहिए। उसके अनुसार आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए। तो एक छोटा सा केस स्टडी में आपके सामने रखा। बहुत छोटा प्रसंग है, मुझको लगता है रामचरितमानस का सबसे छोटा प्रसंग है। अयोध्या कांड में आप जाकर के पढ़िएगा और आनंद लीजिए। मैं तो जितना समझ पाया, क्योंकि मैंने कहा कि मैं बिजनेस घराने से नहीं हूं, फिर भी जितने बिजनेस को समझता हूं उसे केवट के इस प्रसंग से और रामचरितमानस से, रामायण से जोड़ने का प्रयास किया। आप तो बिजनेस को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके पास बहुत सारे अच्छे बुरे अनुभव है। इस छोटे से प्रसंग को समझ करके उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा आपको एक नया बिजनेस प्रिंसिपल बनाने में, या आपके जो एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रिंसिपल हैं उनको रिफाइन करने में रामायण, रामचरितमानस, केवट और राम जी हैं बहुत सहायक सिद्ध होंगे। पुनः भवानी परिवार मैत्री संघ
और चेतना परिवार, अग्रवाल मित्र परिषद, इन सब के प्रति मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं। और ये तो संस्थाएं हैं, ये व्यक्तियों के जो संकल्प है वही उनको प्राणवान करता है। तो आदरणीय राजेश चेतन जी मेरे अग्रज, आदरणीय प्रमोद शर्मा जी, आदरणीय हंसराज जी, सचिन जी, आशीष जी एंड अतुल रंजीत जी, आप सबके प्रति विनम्रता पूर्वक धन्यवाद, कृतज्ञता कि आपने मुझे यह अवसर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, और लेकिन जानते नहीं है कि भविष्य किसके लिए क्या लग करके रखा हुआ है। यदि मुझको अपने जीवन में कभी बिजनेस करने का मौका मिला तो मैं आप सबको स्मरण करूंगा और अपने बिजनेस के प्रिंसिपल्स में ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब थ्योरीज हैं, उसको निश्चित लाने का प्रयास करूंगा। आप भी कीजिएगा, बहुत लाभ होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप सब अपने जो व्यापार व्यवसाय है उसमें अपने परिवार, समाज और देश हित के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।